हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गोयल, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एक समस्या आती है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस की। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस का अर्थ है कि जब एक ही विभागीय भंडार के अधीन विभिन्न विभाग काम करते हैं तो उन विभागों में परस्पर माल या सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, इस क्रिया को हम अंतर विभागीय हस्तांतरण कहते हैं। विभागीय भंडार का सही लाभ हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से अंतर विभागीय हस्तांतरण के लिए उचित समायोजन करने की आवश्यकता होती है। अंतर विभागीय हस्तांतरण को दर्ज करने के लिए हम एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं, जिसमें माल देने वाला विभाग क्रेडिट किया जाता है और माल प्राप्त करने वाला विभाग डेबिट किया जाता है। यानी जिस विभाग को माल प्राप्त हो रहा है, रिसीविंग डिपार्टमेंट्स डेबिट किया जाएगा और गिविंग डिपार्टमेंट क्रेडिट किया जाएगा। वर्ष के अंत में टोटल अमाउंट हम ज्ञात कर लेते हैं कि एक विभाग ने कुल कितने का माल अन्य विभागों को ट्रांसफ़र किया तथा एक विभाग को अन्य विभागों से कुल कितना माल प्राप्त हुआ है, और उसके लिए हम एक कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जितने का माल आया, माल प्राप्त करने वाला विभाग उतनी राशि से डेबिट, और जितनी ही राशि का माल ट्रांसफ़र किया गया उतनी राशि से माल देने वाला विभाग क्रेडिट। अब यहाँ पर सही लाभ हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से हमें ये देखना होगा कि जो माल का आदान प्रदान हुआ है वो किस मूल्य पर हुआ है। अंतर विभागीय ट्रांसफ़र जो है वो दो मूल्यों पर हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर। अगर एक विभाग दूसरे विभाग को माल का हस्तांतरण लागत मूल्य पर करता है तो वर्ष के अंत में ऐसी स्थिति में इसके लिए किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर एक विभाग दूसरे विभाग को माल का ट्रांसफ़र सामान्य सेलिंग प्राइस पर करता है, सामान्य सेलिंग प्राइस का अर्थ है कि जिस मूल्य पर अन्य ग्राहकों को मार्केट में माल बेचा जाए, उसी मूल्य पर वो अपने साथी विभाग को माल का ट्रांसफ़र करे तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर माल का ट्रांसफ़र कहलाएगा। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर माल का ट्रांसफ़र करने का अर्थ है कि माल ट्रांसफ़र करने वाले विभाग ने उस पर एक उचित दर से लाभ भी कमाया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जबकि माल का ट्रांसफ़र सेलिंग प्राइस पर किया जाता है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो माल प्राप्त करने वाले विभाग के पास वर्ष के अंत में ऐसे माल में से कोई भी माल बचा हुआ ना रहे, और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि माल प्राप्त करने वाले विभाग के पास ऐसे प्राप्त माल में से कुछ माल वर्ष के अंत में बचा हुआ रह जाए। पहली स्थिति जो है जिसमें कि माल प्राप्त करने वाले विभाग के पास दूसरे विभाग से प्राप्त माल का कोई भी भाग वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें वर्ष के अंत में किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, और जिस प्रकार से हम सामान्य लाभ हानि ज्ञात करते हैं ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना करके ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति है जिसमें माल प्राप्त करने वाले विभाग के पास ऐसे माल में से कुछ भाग बिना बिका हुआ रह गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक विभाग ने सेलिंग प्राइस पर माल बेचा तो उसने लाभ कमा लिया, लेकिन वो माल दूसरे विभाग के पास आकर स्टॉक में रुक गया
तो इसका अर्थ ही हुआ कि उस विभागीय भंडार ने लाभ नहीं कमाया जब तक कि वो माल विभागीय भंडार से बाहर नहीं बिक जाता। तो ऐसी स्थिति में जितने रुपए का माल बिना बिका हुआ रह गया है, उस माल पर जो लाभ की राशि कमाई है माल बेचने वाले विभाग ने, उस लाभ की राशि से एक प्रोविज़न वर्ष के अंत में बनाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हम बनाएंगे, वो प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है माल बेचने वाले विभाग की सकल लाभ की दर से बनाया जाएगा, और माल प्राप्त करने वाले विभाग के पास जितना माल बच गया है उस माल की राशि पर उस दर से बनाया जाएगा। P&L अकाउंट हम उससे डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शीट में हम स्टॉक में से उतना प्रोविज़न घटा के बता देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इस माल के संबंध में एडजस्टमेंट किया जाएगा ताकि विभागीय भंडार का सही लाभ ज्ञात हो सके। थैंक यू।